नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजुलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस। भारत चुना गया यूएनएससी का निर्विरोध अस्थायी सदस्य। पीएम मोदी ने जताया वैश्विक समुदाय का आभार। भारत को मिले 192 में से 184 देशों के वोट। कांग्रेस ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ठेके को लेकर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार से पूछा, कौन है जिम्मेदार। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बावजूद 12वें दिन भी तेल मार्केटिंग कंपनी ने कीमतों में किया इजाफा। यूएनएससी में भारत को 2 साल तक के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद अब पीएम मोदी के वैश्विक नेतृत्व पर मुहर लग चुकी है। भारत को बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत को 192 में से 184 देशों का वोट मिला। भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य रहेगा। यह 8वां मौका है जब भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के चुने जाने पर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। भारत 2011-2012 में भी अस्थायी सदस्य था। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय द्वारा दिखाए गए भारी समर्थन के लिए दिल से आभारी हूँ। भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलापन और एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ काम करेगा। यूएनएससी में भारत के अस्थायी सदस्य बनने के मायने ये हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक नेतृत्व पर मुहर लग गई है। भारत यूएनएससी का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। इसका मतलब है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर भी भारत का दावा मजबूत हुआ है। 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट मिले, यानी भारत कोरोना के बाद की दुनिया की अगुवाई करेगा। 2021-22 तक के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। इसके मायने ये हैं कि दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद से पूरे देश के साथ साथ विपक्ष की ओर से भी आक्रोश जताया जा रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर से पीएम मोदी से सवाल किए हैं। लद्दाख स्थित गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद से पूरा देश और विपक्ष गुस्से में है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मोदी सरकार पर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार से पूछा है कि कौन जिम्मेदार है। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? चीन की नापाक हरकत के बाद से हर तरफ चीन का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। इस बीच कांग्रेस ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को दिए जाने का मामला उठाया है। पिछले दिनों ही यह ठेका चीनी कंपनी को मिला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुद्वार को ट्विटर पर लिखा, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए, लेकिन सरकार ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंपकर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई है। तमाम भारतीय कंपनियां भी इस कॉरिडोर को बनाने के काबिल है। चीनी सीमा पर विवाद के बाद भारत सरकार ने उन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा शुरू कर दी है जो चीनी कंपनियों को दी गई है। इसमें दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट भी है। सरकार की ओर से बिड को कैंसिल करने के लिए सभी कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बिड को सरकार रद्द कर सकती है। लॉकडाउन खुलने के बाद से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार दोगुनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जनता को पहले ही कोरोना संकट के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और अब उनकी जेब पर दोगुनी मार पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखें। लॉकडाउन के बाद महंगाई आपको पहले से ज्यादा परेशान करने वाली है। जब से लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है, तभी से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बावजूद आज 12वें दिन भी तेल मार्केटिंग कंपनी ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में 0.53 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल के दामों में 0.64 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव बढ़कर बुधवार को 77.81 रुपए प्रति लीटर हो गया। डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। डीजल का दाम 76.43 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इससे पहले कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते देश में ईंधन के दाम लगातार 82 दिन तक स्थिर रहे थे। कंपनियों ने रोज कीमतें बदलने के नियम को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में ढिलाई देना शुरू हुआ तो वैसे वैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा होने लगा है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज पटना की सड़कों पर उतरकर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और साथ ही साथ बिहार के सभी शहीद हुए जवानों के परिजनों को 1-1 लाख का मुआवजा देने की भी बात कही है। इस दौरान उन्होंने चीन कंपनियों के विज्ञापनों पर कालिक पोती। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर उतरे और चीनी सामानों का विरोध करने की अपील करते हुए चीनी कंपनियों के विज्ञापन पर कालिक लगाकर उसे हटाने की मांग की। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव कोतवाली चौक पहुंचे और वहां अपने समर्थकों के साथ चीन कंपनियों के लगे विज्ञापनों पर कालिक लगाई। इस दौरान ऊंचे विज्ञापन होर्डिंग तक पहुंचने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। पप्पू यादव ने लद्दाख की गलवान घाटी पर चीनी सैनिक के साथ झड़प में बिहार के शहीद हुए सभी जवानों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने बिहार के 6 सैनिकों को जो शहीद हुए 1-1 लाख रुपया देने का हम लोगों ने घोषणा की। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। आप चुप हैं, औकात है नहीं लड़ने की, तो आप चाइनीज सामानों पर बैन क्यों नहीं लगाते हैं? आप एडवर्टाइजमेंट पर बैन क्यों नहीं लगाते? इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो भी चाइनीज एडवर्टाइजमेंट कोई भी हीरो, कोई कंपनी करेगा, हम लोग बिहार उसका बहिष्कार करेंगे। उस पर हम उसको सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के खिलाफ। फिलहाल भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से लोगों ने चाइनीज सामानों के बायकॉट की मुहिम छेड़ दी है। अब देखने वाली बात यह है कि चाइनीज सामानों के बहिष्कार को कब अमल में लाया जाएगा। और आइए चलते हैं भारत का मिनी तिब्बत कहे जाने वाले मजनू का टीला की तरफ, जहां पर तिब्बतियों का क्या कहना है भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर। आइए देखते हैं। उनके पूर्वजों ने 1959 के तिब्बती विद्रोह के मद्देनजर भारत को पार किया और दिल्ली के मजनू का टीला को अपना घर बनाया। बच्चे, जिनमें से अधिकांश यमुना नदी के इस छोटे से शरणार्थी शिविर में पैदा हुए थे, चीनी द्वारा अत्याचार की कहानियां सुन सुनकर और अपने लंबे समय से खोए हुए देश में एक मायावी जीवन के लिए तरस रहे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली स्थित मजनू का टीला के बारे में, जिसे मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तिब्बती अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाए हुए हैं। आईएनएस की टीम तिब्बती कॉलोनी के उपनगरों में ये पूछने के लिए गई कि वो दोनों परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के बीच हाल ही में हुए हिंसक हमलों को लेकर क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है। तो आइए जानते हैं कि वहां के लोगों की क्या राय है। हम 1959 में इन्वेट किया था तिब्बत का, तो हम इंडिया में, भारत में क्या बोले, हम भारत आया तो भारत ने बहुत हेल्प किया। नेहरू जी ने भी हेल्प किया था हमें। तो चाइना ने लगभग 1 मिलियन हमारा आदमी को मार दिया, क्योंकि हमारा वहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि जितना प्रोटेस्ट करेगा ना उनको है ना टॉर्चर करता है। उनके लिए जितना टॉर्चर के लिए ना उनके लिए अलग अलग वेपन्स होता है। इतना मैं बोल भी नहीं सकता, इतना ख़राब वेपन्स है। लड़की के लिए तो अलग है, लड़का के लिए अलग है। और लामा लोग को, बहुत लामा लोग को मार दिया। अभी 1 मिलियन इतना तो मार दिया। तो हम भी अभी रिफ्यूजी में बैठा है। तो इंडिया
बहुत मेहरबानी है, कसम से। अब जब चाइना दिल से बोल रहा हूँ मैं। चाइना इंडिया पे वॉर कर रहा है तो उसको आप कैसे देखते हैं? जी, हम फुल इंडिया के साथ है। तो हमें जो चाइना का प्रोडक्ट है, जो वीवो, ओप्पो, ये सब ज़्यादातर यहाँ लेता है, तो वो नहीं लेना चाहिए था। तो इनका इकोनॉमी डाउन करने से मेन एक मुद्दा होता है, क्योंकि हम लोग पीसफुल है, हम लोग तो लड़ाई झगड़ा में नहीं है। हम ये सारा इंडिया का अपना ही है, तो चीन से तो बात करने का सवाल ही बनता नहीं है, पैदा ही नहीं होता है कि बॉर्डर कैसे बॉर्डर बात करेंगे। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं जो इस तरह लगातार सैनिक मारे जा रहे हैं? गलत है, ठोकना चाहिए। हम तो कहते हैं ठोकना चाहिए इनको। हाँ, ये किसी बातचीत का कोई समाधान नहीं है। बातचीत से कोई समाधान नहीं है, इनको तो ठोकना चाहिए। बाकी ये आज तक देखो चीन ने कितना देश को अंडर कर रखा है, कोई किसी से बात हल हो रहा है? नहीं हो रहा अभी तक, अत्याचार हो रहा है, सिर्फ जुर्म हो रहा है। वहीं शरणार्थी कॉलोनी के केंद्र में तिब्बती मंदिर के पास एक गैर तिब्बती लेकिन क्षेत्र का निवासी बालकृष्ण, जिसका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। कड़ा कदम उठाना चाहिए, तो सरकार को इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए। तो जब ये हमारे देश का भविष्य है, इसके यदि इस पर कोई शासन करता है तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि हमारा देश तो पहले से एक वो है। और इसके ऊपर यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए भी उनको करना चाहिए। चाइना से ना थोड़ा बातचीत करनी चाहिए, अगर बातचीत नहीं माना तो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि काफ़ी समय पहले चाइना ने तिब्बत पर वॉर किया था और हथियार लिया था, अब वो सारे तिब्बतन भारत में हैं और अब वो भारत पर हमला कर रहा है, तो उसको लेके आप क्या करेंगे? उसके लिए तो अभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी ना भाई। वैसे अब चाइना लोगों ने वो कर रखा है कोरोना की, तो उसमें काफ़ी वो भी हो रहा है, परेशान हो रहा है। हमें तो नहीं है, खाली तिब्बत को नहीं है, खाली इंडिया को भी यहाँ परेशान हो रहा है, हर जगह परेशान हो रहा है। फिलहाल गलवान की घुमावदार घाटी से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली के मिनी तिब्बत कहे जाने वाले मजनू का टीला के लोगों की राय इस ओर इशारा करती है कि भारत इन लोगों के दिलों में बसता है। इसी के साथ INS न्यूज प्लस की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।